नमस्ते एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है आपकी लाइफ एकदम बढ़िया और मस्त चल रही होगी। खैर, मेरे राइट साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ट्रांजैक्शन फेल्ड। अब ये स्क्रीनशॉट क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आज मैं आपको एक कॉर्पोरेट सिस्टम और आपके अधिकारों के बीच की एक लड़ाई बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। मेरा एक एजुकेशन लोन चल रहा है, किसी एक कंपनी से चल रहा था। साइबर सिक्योरिटी जो मेरी एथिकल हैकिंग की क्लासेस हो रही हैं उसकी फ़ीस का ये बेसिकली कोर्स है, जिसमें मैं पर्टिकुलर एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ। अब इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ कि कभी अगर बैंक या आपकी इंश्योरेंस कंपनी या फिर वो कंपनी जहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, ईएमआई दे रहे हो, अगर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज गलत तरीके से काट ले तो आप क्या कर सकते हो। हाँ, अगर आपका पैसा फ्री का है तो अलग बात है। तो यही मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने हाल ही में एक कंपनी से एक अपना काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का लोन सैंक्शन कराया हुआ था एजुकेशन फ़ीस का, जिसमें एक दिन क्या होता है, आप देख रहे हो मेरी जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट जानी थी, वो बाउंस हो जाती है किसी भी रीज़न के चलते। और वो बाउंस होती है तो उसके बाद जो कंपनी है वो 600 रुपीज़ पेनल्टी और 300 रुपीज़ पता नहीं किस चीज़ के करके 900 रुपये मेरे अकाउंट से ऑटो डेबिट कर लेती है, यानी कि खुद से ये पैसे काट लेती है। तो इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है कि किस तरीके से मैंने अपने 900 रुपये उस कंपनी से वापस निकलवाया और मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ा। तो प्रूफ के तौर पे मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस मैं दिखा सकता हूँ जिसमें ये ट्रांजैक्शन मेरी फेल हो गई है। अब मेरे को कैसे ये पैसे मिले आपको वही मैं बताऊँगा। खैर, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर साइबर अलर्ट डिजिटल सुधीर पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा बहुत ही जल्दी एक नया यूट्यूब चैनल आ रहा है जिसमें मैं BCA, MCA, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए फ्री लेके आ रहा हूँ। और ऐसे कोर्सेज जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको ईजिली जॉब मार्केट के अंदर मिल जाए, और कोई झूठा वादा नहीं। अगर आप मेहनती हो तो आपको 1 से 1.5 साल मेहनत करने के बाद आराम से 20, 25, 30 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा बकवास करे, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सामने आपने स्क्रीनशॉट देख लिया, मैं आपको अगली डिस्प्ले की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे जब भी मैं कंपनी को ईमेल करता तो कंपनी मेरे को FOA यानी कि कुछ फर्स्ट या जो भी है एक का मतलब एग्रीमेंट है, बोलती है आप हमारा एग्रीमेंट पढ़ लो। उसमें हमने सारी चीज़ें या सारा विवरण आपको दे रखा है। अब मैं एक दिन बैठ गया जब मेरे अकाउंट से पैसे कट गए और मेरा दिमाग ख़राब था कि कंपनी ने पैसे क्यों काटे। क्योंकि मान लो मेरी EMI की डेट है 5 तारीख और मैंने 5 तारीख को रात को 9 बजे तक अपनी EMI की पेमेंट कर दी है। तो टेक्निकली और प्रैक्टिकली आप देखोगे तो जो मेरी किस्त गई है वो 5 ही तारीख को गई है और 5 तारीख ही डेडलाइन थी। अब 5 तारीख कब ख़त्म होती है? रात को 12 बजे। अब अगर बैंक कहते हैं मेरे से या वो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि सर जो 5 तारीख स्टार्ट होती है वो बैंकिंग टाइम से यानी कि मॉर्निंग के 9 बजे से 5 बजे तक है, तो उस केस में भी मैं उनको ये चैलेंज कर सकता था कोर्ट में कि सर अगर ऐसा है तो आपने मेरी इंस्टॉलमेंट रात को 12:18 पे क्यों काट ली। यानी कि 5 तारीख की अर्ली मॉर्निंग आप 12:18 पर मेरी किस्त काट रहे हैं। तो आप किस हक से ये बात कह सकते हो कि बैंकिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी या किस्तें एक्सेप्ट की जाएंगी। तो मैंने उनको पेमेंट कर दी 5 तारीख को। अब उसके बाद उन्होंने 9 तारीख को मेरे अकाउंट से 9 या 10 तारीख को 900 रुपये डेबिट कर लिया, यानी कि ये अमाउंट उन्होंने ले लिया मेरी बिना मर्जी के। अब पैसे तो ऑटो डेबिट हो गया। अब मैंने उनको बहुत सारे मेल करे, उनके रिप्लाई भी आप आगे सुनोगे, लेकिन यहाँ कुछ मैंने उनके एग्रीमेंट्स के स्क्रीनशॉट लिए जो पैराग्राफ नंबर के साथ हैं। जैसे द बोरोवर एंड लेंडर बोथ अंडरस्टैंड दैट ही लेंडर इज अर्निंग अप टू 12% इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, एंड जो लेंडर है यानी कि जिसने मुझे लोन दिया वो 12% इंटरेस्ट रेट इस पर ले सकता है। The lenders as described in the annexure being the person who has agreed to grant the loan to the borrower, यानी कि मैं through liquid loans hereinafter collectively referred to as the lender, यानी कि इस पैराग्राफ के बाद आगे हर जगह ये पूरा नाम ना लिख के सिर्फ लेंडर लिखेंगे। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी स्केड्यूल EMI, यानी कि किसी भी जो मेरी EMI जानी है अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है या वो पेमेंट टाइमली पे नहीं होती है, तो इन्होंने सिंपल सा प्रावधान रखा कि भैया यानी कि मैं वी विल हैव टू पे द चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ EMI विच शैल बी 36%, यानी कि मुझे 36% यूज़ अमाउंट देना पड़ेगा। और ये गलत है, लेकिन ठीक है, लीगली यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन करे हैं कि मैं इस बात को मंजूर करता हूँ। एक्सक्लूडिंग GST, इसके अलग से GST चार्ज लगेगा आपके ऊपर। ऑन अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट ऑफ ₹650 आपकी पेनल्टी है अगर पेमेंट आपकी डिसऑनर हो जाती है, यानी कि किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं होती है। पेमेंट इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र। आई कन्फर्म द रिसिप्ट ऑफ कॉपी
of the term and condition governing this loan have read and understood the same agreement to be bound by it। मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मैंने सारे टर्म्स कंडीशन और एग्रीमेंट को पढ़ लिया है जब इस लोन को सैंक्शन मेरे नाम पे करा गया है। बट जब आप एक डिजिटल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो हर स्टेप पे एक टाइम स्टैम्प होता है कि इतनी देर में आपने ये डॉक्यूमेंट साइन करा, इतनी देर में ये साइन करा। अगर मैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म लोन की 2 मिनट में फिल कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ढंग से वो लोन की जो टर्म्स कंडीशन है वो नहीं पढ़ पाया। ये मेरा फॉल्ट है, लेकिन वो काम मेरे पे कॉल पे कराया गया तो उसके लिए भी मैं कंज्यूमर कोर्ट में अपनी ये बात रख सकता था अगर मैं चाहता तो। लेकिन अभी आगे की बात बहुत सारी रह गई। मैं ये नहीं कह रहा इसमें कंपनी का कोई फॉल्ट है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो वो इस वीडियो में आप समझोगे। आई अंडरस्टैंड दैट द लिक्विड लोन्स इन नो वे टेक वारंटी ऑफ सर्विस ऑफ इट्स सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ये कोई गारंटी नहीं लेती जिस कंपनी के लिए या जिस इंस्टीट्यूट के लिए इन्होंने मुझे लोन दिया है कि वो कैसी सर्विस देते हैं या कोई सर्विस नहीं देते हैं। एंड आई वॉज नॉट रेफर टू द सर्विस प्रोवाइडर बाय लिक्विड लोन। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व माई डिस्प्यूट इफ़ एनी विद द सर्विस प्रोवाइडर इंडिपेंडेंटली, यानी कोई भी बात होती है तो मुझे खुद से ही सर्विस प्रोवाइडर से लड़ना पड़ेगा। लिक्विड लोन का मैं कोई नाम यूज़ नहीं कर सकता, जबकि होता यह है कि इंस्टीट्यूट्स खुद आपको लोन कंपनीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। खैर छोड़ो, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में और आरबीआई इसके ऊपर रूल्स लाने वाली है, सो यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छे एक्शन ले रही है एजुकेशन को लेके। एंड अप्रोच देम फॉर रिफंड कैंसिलेशन विदाउट हैपनिंग द EMI रीपेमेंट ऑफ लिक्विड लोन। ठीक है, ये सारी बात हुई। अब इन्होंने बोला डिटेल्स अबाउट कंटेंजेंट चार्जेस, रेट ऑफ एनुअलाइज्ड पैनल चार्ज इन केस ऑफ डिले पेमेंट 36%, पैनल चार्ज इन केस ऑफ डिले पेमेंट 650 रुपये। लेकिन ये 650 रुपये डिले कब माना जाएगा? जब 5 तारीख निकल जाएगी उसके बाद। अब यहाँ पे 5 तारीख तीसरे महीने को होता क्या है सर, मेरी ये जितने की भी किस्त थी वो बाउंस होती है और इसके लिए मेरे ऊपर ठोक देते हैं सर 900 रुपये पेनल्टी। यहाँ पे इन्होंने 600 रुपये लिखा है, उसका मुझे क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं मिला कि बाकी के 250 रुपये इन्होंने मेरे ऊपर किस लिए ठोके हैं। बट कोई बात नहीं, इतना चलता है। अब मैंने, आप यहाँ पे मेल देख रहे हो ये बहुत सारे, ये मेल मैंने यहाँ पे कितने करे हैं, ये वाले ये देखो, पहला न्यू दिल्ली अर्जेंट असिस्टेंट नीडेड रिगार्डिंग एक्सेसिव चार्जेस ऑन लोन EMI बाउंस, तो ये मैंने करा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 16 मार्च को। जब मैंने इनको कितने सारे मेल करे, 19 मार्च, 20 मार्च, 28 मार्च, मैंने बहुत सारे मेल करे। इससे पहले के भी इनको मैंने मेल कर रखे हैं, आरबीआई तक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया, लेकिन उससे पहले भी मैंने इनको मेल करे हैं। अभी जो मेल देख रहे हो आप, ग्रेवेंस अर्जेंट इशू विद लोन अमाउंट डिटेक्शन, थैंक यू फॉर हैविंग, ये मैंने 5 जनवरी को इन लोगों को कर रखा है। तो इनके कोई रिस्पॉन्स मेरे पास पॉजिटिव आए नहीं, तो लास्ट में इन्होंने मेरे को एक मेल का रिप्लाई करा, हाय सुधीर, काइंडली नोट दैट योर ECS हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद UPI मैंडेट लिक्विड लोन डैशबोर्ड गाइडलाइंस। और इन्होंने उसके बाद मुझे बता दिया सर ऐसे ऐसे करके मैं पेमेंट कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं पेमेंट कर देता हूँ जो जो इन्होंने स्टेप बताए। अब जब मैं ये सारे स्टेप फॉलो करके यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे रीपेमेंट वगैरह के जो सिस्टम थे वो मुझे मिल गए और मैंने पेमेंट कर दी। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने, जब मेरी लास्ट पेमेंट थी वहाँ पे इन्होंने वो ऑप्शन भी क्लोज कर दिया, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आया मुझे ये कंप्लेंट फाइल करने के बाद। अब मैंने क्या करा, मैं चला गया भैया आरबीआई के पास और मैंने आरबीआई को मेल लिख के सारी चीज़ें बताई, सर मेरा ये लोन अमाउंट है, ये कंपनी है जिसने मुझे लोन दिया और ये लोन नंबर है मेरा, और इन्होंने इस तरीके से मेरे पैसे काट लिए। अब जब आरबीआई के संज्ञान में ये बात आई तो आरबीआई ने क्या करा, एक कंप्लेंट का जो मेल था मेरी का वो फॉरवर्ड कर दिया गया इस कंपनी के नाम पे। और जब आरबीआई इंटरफेयर करती है तो भाई सब काम हो जाते हैं, ये आपको अब पता चलेगी। अब यहाँ होता क्या है सर, यहाँ पे ये जो मेरे 5,666 रुपये हैं ये कटे, इसके ऊपर 900 रुपये उन्होंने पेनल्टी ऐड कर दी। तो ये क्या करें, हाय सुधीर शर्मा, काइंडली नोट that due to insufficient balance 5th मार्च 2024 your EMI got bounce। ठीक है, और इन्होंने बोला इसके लिए भैया तुम अपना PFA SOA रेफर करो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बारे में। अब मैंने भाई इनका पूरा PFA SOA पढ़ा, उसमें कहीं भी इन्होंने डेट के अलावा टाइमिंग मेंशन नहीं की थी, यानी कि जो ये लाइन मेरे से कह रहे हैं वो मेंशन कहीं भी करेक्टली थी नहीं। तो उसके बेसिस पे मैं आरबीआई के पास जाता हूँ और मैंने सर क्या मेल करा, राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द रिसेंट चार्जेस incurred on my loan account. Specifically, I am concerned about the lack of transparency surrounding the value added service charges and bounce fees। यानी कि इन्होंने वो 900 रुपये कैसे बनाया उसको लेके मैंने इनको मैसेज करा और इनको बोला, फर्दर इन माई प्रीवियस कॉरेस्पेंडेंस आई मैंशन दैट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी MACH चार्जेस, मुझे नहीं बताया गया था कि कोई ऐसा चार्जेस होता है। एंड इवन दो माई इंस्टॉलमेंट इज़ नॉट बाउंस, आई पेड
विद इन द टाइम, और मैंने ये पर्याप्त समय के अंदर पे कर दी। इफ़ सच चार्जेस वर इंडीड mentioned, I request that you direct me to the specific document where they are outlined। मैंने इनसे पूछा क्लियरली, भाई मुझे वो डॉक्यूमेंट बता दो जहाँ पे तुमने ये चार्जेस लिखे हैं, एंड आई विल बी सेटिस्फाई विद दैट। अगर आपने ऐसा मुझसे कहीं साइन लिया है और ये लाइनें लिखी हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द माई पेमेंट आर नॉट डिले, आपको ये समझना होगा मेरी पेमेंट डिले नहीं हुई है, एंड आई एम कंसिस्टेंटली मेक माई EMIs ऑन डेजिग्नेटेड डेट, जिस डेट को होनी है वो मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो ऑटोमेट सिस्टम है, आप बैंक का टेक्निकल ग्लिच है, उसकी वजह से ज़्यादातर टाइम EMI अपने आप पे नहीं हो रही है, ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है अकाउंट से विद डिले फ्यू आवर्स। और इस बार क्या हुआ, कुछ आवर डिले हो गया कुछ टेक्निकल रीजंस के चलते। डेट ड्यू टू टेक्निकल एरर, आई अर्ज यू टू रिव्यू माई पेमेंट हिस्ट्री विच विल कन्फर्म माई प्रॉम्प्ट पेमेंट के बारे में बताएगी। ये सारा कुछ मैंने इनको लिखा, और मैंने इनको एक लाइन और लिखी, रिगार्डिंग द चार्जेस इन क्वेश्चन आई फाइंड देम अनजस्टिफाइड। मैंने क्लियर कह दिया, स्पेशली कंसिडरिंग द लैक ऑफ पीरियड नोटिफिकेशन एंड क्लियरिटी। क्लियर सी बात है भाई, RBI की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी लेंडर को कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन अपने यूज़र को, यानी कि जो बोरोवर है, उसको दिखानी पड़ेंगी, उसको शो करनी पड़ेंगी, एंड उसके बाद ही आप उसको लोन दे सकते हो अगर वो सेटिस्फाई है। तो मैंने यहाँ क्लियर लिखा, एज पर द RBI गाइडलाइंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन देयर डीलिंग विद कस्टमर। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी मुझे कहीं नहीं दिखी जब मैंने बार बार पूछा, ऑल्दो दे डोंट हैव अ कस्टमर केयर नंबर और कस्टमर सपोर्ट नंबर whom आई कैन टॉक विद। उसके बाद कहते हैं, आई काइंडली आस्क फॉर डॉक्यूमेंटेशन वेयर आई हैव एक्नॉलेज एंड एग्रीड टू सच चार्जेस। मैंने बोला कि मेरे को भाई वो डॉक्यूमेंट तो दिखा दो जहाँ ऐसे चार्जेस के लिए मैंने एग्री कराया या बोला है। उसके बाद मैंने इनसे ये सब मेल करा, इनका रिप्लाई आता है मेरे पास। इन्होंने बोला, डियर सुधीर, कस्टमर EMI वाज ऑन 5th बट ही पेड मैनुअली सो कस्टमर गॉट चार्ज 900 सो ही वेंट क्लियरिफिकेशन। ऐसे करके इन्होंने मेल जो है अपनी टीम को आगे फॉरवर्ड कर दिया, रिफंड लिक्विड लोन्स करके। अब उसके बाद मेरे पास इनका कोई मेल आया क्या, आई एम से माई रिस्पॉन्स विद यू बट डिडंट रिसीव बैक ईमेल। अच्छा, मैंने इनको बोल दिया, ओवर ड्यू चार्जेस इन्होंने लगा रखे हैं, और ये क्लोज भी कर देते केस अपने आप ही। फिर मैंने अपना मेल जब RBI को भेजा तो RBI का मेरे पास रिप्लाई क्या आता है, आपको क्यों भरोसा करना चाहिए सिस्टम के ऊपर। देखो ऐसा होता है, कई बार आप कहीं जाते हो, एक इंसान आपके नहीं सुनता, लेकिन हार मत मानो, आप दूसरे पे जाओ। और अब तो जाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल घर बैठे सारे काम ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं। शिकायत बंद कराने की सूचना, ठीक है, इन्होंने मेरे को ये कंप्लेंट नंबर दिया, ये बता दिया इसने, और इन्होंने क्या बोला, चूँकि इन्होंने बोला भैया, चूँकि NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड NBFC रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के अधीन नहीं आता है, आपकी शिकायत को उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण RBI के पास दर्ज की गई है। उसके बाद इन्होंने सिंपल सा मुझे बोल दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भेजा, और इन्होंने इसी का एक कॉपी मेल किसको भेज दिया सर, इन्होंने भेज दिया NDX P2P प्राइवेट लिमिटेड को। और मुझे बोला गया कि भैया, फर्दर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर कंप्लेंट इट वाज ऑब्जर्व दैट यू हैड नॉट फिल योर कंप्लेंट विद NDX2 प्राइवेट लिमिटेड NBFC बिफोर अप्रोचिंग RBI विच इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इन्होंने बोला। और उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया, फिर भी इन्होंने योर कंप्लेंट हैज़ बीन फॉरवर्डेड NDX प्राइवेट लिमिटेड फॉर री एड्रेस, और दोबारा देखने के लिए आपकी कंप्लेंट को हमने इनके पास भेज दिया है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत मुझे लोकपाल या बैंकिंग अम्बोजमेंट करके होता है ना, उसमें पहले दर्ज करानी होती है, उसके बाद फिर मैं ये डायरेक्ट RBI के पास ले सकता हूँ। लेकिन RBI ने सिर्फ एक ईमेल करा और उसके बाद आपने रिजल्ट सामने देख लिए, और मुझे मेरे 900 रुपीज़ वापस मिल गए। अभी जो पूरी वीडियो मैंने बनाई है ना, सिर्फ वो इसलिए बनाई है कि कई बार आप लोग EMIs लेते हैं, कहीं से भी कोई चीज़ लोन पे लेते हैं मतलब, तो आपके साथ बहुत बार इनजस्टिस होता है, यानी कि आपकी पेमेंट मान लो वर्चुअली बाउंस हो गई किसी भी टेक्निकल एरर के थ्रू, कंपनी क्या करेगी, आप पे चालान इम्पोज कर देगी, डिले फीस इम्पोज कर देगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अभी मैं चाहूँ तो इस 900 रुपये पे इंटरेस्ट भी ले सकता हूँ इस कंपनी से, कि भाई आपने मेरे 900 रुपये 1 महीने तक या 20 दिन तक जो होल्ड करें, मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए और इनको देना पड़ेगा। इसके लिए मैं कंज्यूमर कोर्ट गया तो इनको इंटरेस्ट से ज़्यादा भी देना पड़ेगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि भारत का संविधान, भारत का कानून भारत के लोगों के लिए बना हुआ है और ये आपके हित में है। हो सकता है एक अधिकारी आपको भगा दे, लेकिन यकीन मानिए सारे नहीं भगाएंगे, आपकी अंततः सुनवाई की जाएगी। आपको सिस्टम पर भरोसा रखना पड़ेगा, बस मुझे आपसे यही कहना है। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम।